खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कौन बनेगा बिहार का बाजीगर? नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में एक हफ्ते का वक्त बचा है। सभी पार्टियां अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। इसी बीच आज बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया और इसी दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। तो आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी के बिहार स्पेशल विजन डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ खास है। रिपोर्ट देखिए सबसे पहले, उसके बाद कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अगले 1 घंटे हम बिहार की चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये रिपोर्ट। बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर चुकी है। बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट को 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प की थीम दी है और अपने विजन डॉक्यूमेंट में आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया है। साथ ही भाजपा है तो भरोसा है का नया नारा और वीडियो सॉन्ग भी जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में 11 संकल्प किए हैं। इनमें सबसे पहला है कि अगर सत्ता में आए तो कोरोना वैक्सीन के मुफ्त टीकाकरण का वादा, 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का वादा, 2022 तक 30 लाख लोगों को पक्के मकान देने का वादा, 19 लाख नए रोजगार देने का वादा, दरभंगा में एम्स अस्पताल बनाने का वादा, मेडिकल इंजीनियरिंग समेत सभी तकनीकी कोर्स को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने का वादा, सभी विद्यालयों में 1 साल में 3 लाख नई नियुक्ति का वादा। जो उनके संकल्प पत्र के ऊपर अगर कोई भी प्रश्न पूछताछ करेगा तो भरोसा के साथ जवाब दे सकते हैं, ऐसे एक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इस भरोसा को प्रिंसिपल और आधार फाउंडेशन रखते हुए हम संकल्प पत्र आज रिलीज कर रहे हैं। तो इसमें क्या बात है? बात यही है कि हमें कॉन्फिडेंस है, हमें हमारे अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम डिलीवर कर पाएंगे, प्रॉमिस को फुलफिल कर पाएंगे। उसके लिए उदाहरण 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे उदाहरण हम दिला सकते हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, राधा मोहन सिंह समेत कई नेता भी मौजूद रहे। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस और एलजेपी भी घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। बहरहाल अब ये तो वक्त ही बताएगा कि बिहार की राजनीति में इस बार किसके नाम का डंका बजेगा। अनामिका मिश्रा, जनतंत्र टीवी। और वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है। बीजेपी के फ्री में कोरोना वैक्सीन देने के वादे पर बोलते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और कहा है कि मोदी सरकार ने तो कोरोना की वैक्सीन नहीं ढूंढी, पर बिहार की जनता ने बिहार बचाने की वैक्सीन जरूर ढूंढ ली है। जेडीयू बीजेपी भगाओ, महागठबंधन सरकार लाओ, ये ट्वीट किया है कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर सीधा हमला बोला, जिसमें उन्होंने बिहार की बदहाली के लिए नीतीश बाबू और जेडीयू बीजेपी को दोषी ठहराया है। साथ ही कांग्रेस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिसड्डी बाबू तक बता दिया। बिहार को बदहाली की कगार पर ला छोड़ा। बिहार में मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को यह तगमा कांग्रेस या महागठबंधन ने नहीं दिया। इस उपमा से तो स्वयं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नीतीश सरकार को नवाजा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने
शोध के बाद एक प्रमाणिक दस्तावेज जारी किया है, जिसमें बिहार की बदहाली के लिए नीतीश कुमार और जदयू भाजपा को दोषी ठहराया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घोषणा पत्र जारी करने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर सीधा निशाना बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विजन से डॉक्यूमेंट जारी कराया जा रहा है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने बोला था बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देंगे। तो हम चाहेंगे, एक तो बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, बाहर से आकर के वित्त मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जा रहा है और विजन डॉक्यूमेंट जारी कराया जा रहा है। यानी बिहार के बीजेपी नेता सक्षम नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। अगर वो सीतारमण जी आ रही हैं तो उनसे पूछिए कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज कब और कैसे मिला बिहार को, या मिला ही नहीं। तो सीधे सीधे एनडीए और महागठबंधन में टक्कर है बिहार में, और उससे पहले विजन डॉक्यूमेंट सभी ने जारी कर दिया है जनता को लुभाने के लिए। क्या रहने वाली है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीरें, किस दल को बहुमत मिलेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त डिबेट में जुड़ चुके हैं। परिचय आपका सबसे पहले करवा देता हूं। राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है राहुल जी आपका इस डिबेट में। राहुल आनंद जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा भाई अरुण जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी से। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सवाल हम आगे लेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह की हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें पार्टियों के अपने अपने वादे और दावे हैं। लेकिन सवाल मेरा राहुल आनंद जी आप ही से है। कोई बिहार फर्स्ट की बात कर रहा है, कोई बदलाव की बात कर रहा है, कोई नौकरियां देने की बात कर रहा है। मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे है कि चुनाव आती है बातें क्यों याद आने लगती राजनीतिक दलों को? देखिए, चुनाव आते उन राजनीतिक दलों को ख्याली पुलाव पकाने में फायदा होता है जो हमारे साथ विपक्ष में अभी बैठे हैं। हमने आज तक अपने विजन डॉक्यूमेंट में या फिर घोषणा पत्र में जो भी बातें की हैं उस पे हम लोग खड़े उतरे हैं। आप देख सकते हैं, हमने अपने मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए थे उस पे हम लोगों ने खड़ा उतरा है। इस पे हमारे जनता का भरोसा आज भी कायम रहा है। और रही बात विपक्ष का, तो विपक्ष हमारे सामने मुद्दाहीन है। फिलहाल उनके पास कुछ भी नहीं है। एनडीए से बिहार की आवाम को भरोसा है, उनको ये पता है कि एनडीए है तो कल है, सुरक्षित है और आने वाले समय में उनके सपनों को साकार और सुनहरे भविष्य के निर्माण में एनडीए हर तरह से तत्पर है, उनके भरोसे पे खड़ा उतरेगी। और ये कोई ख्याली पकाव नहीं है। हमारे मैनिफेस्टो में 100% पोषण भरा भोजन उपलब्ध है जी। लेकिन अगर काम हुआ है पिछले 15 सालों में तो फिर इन वादों और दावों की जरूरत कहां पड़ती है? देखिए, तो काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए जनता से। काम हमारी सरकार के द्वारा आज किया गया है, काम के आधार पे ही हम आए हैं। आप देखिएगा, हमने आत्मनिर्भरता का ज्यादा आगे लाया है और आत्मनिर्भर बनने के लिए जो बेबुनियादी जो बातें हैं, जो हमारी विपक्षी पार्टियों ने जो अपने सामने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें फ्री वाला सवाल ज्यादा है, फ्री पे वो ज्यादा गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपना ख्याली पुलाव और मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा उन्होंने किया है फ्री के माध्यम से। हमने बेबुनियादी चीजों को फ्री तो रखा है, लेकिन आत्मनिर्भर और सक्षम बिहार बनाने पे हमने ज्यादा जोर दिया है। आपने हमारे घोषणा पत्र को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें सबसे ज्यादा किसानों को लुभाने के लिए, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पे 80% लोग कृषि रोजगार से जुड़े हुए हैं। उनको आगे किस प्रकार से बढ़ाया जाए, आधुनिकता की तरफ किस प्रकार से ले जाया जाए, इस पे हम लोगों ने जोर दिया है। हमने मत्स्य पालन में जोर दिया है, क्योंकि बिहार में आज के भी डेट में पानी जब यहाँ पे सबसे ज्यादा है, फिर भी आंध्रा से हमारे यहाँ मछली आता है, जो हम लोग मत्स्य पालन में सब्सिडी देकर बढ़ाकर और उसको आधुनिक तरीके से आगे कर जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर बायोफ्लॉक के जरिए लोगों को जागरूक किया है कि इस प्रकार से भी मछली पालन कर सकते हैं। ठीक है भाई, कि आपको एक चीज और, ठीक है, अपनी बात को पूरी करें राहुल जी, बोलिए जी। और दूसरी बात एक ये है कि हमने
अपने मैनिफेस्टो में एक बात का और भी चर्चा किया है कि हमारा बिहार किस प्रकार से सशक्त बनेगा, कैसे वो अपनी भविष्य सुनहरे अक्षरों में इतिहास में इंकित करेगा। बिहार चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, किस पार्टी के वादों में कितना दम है, किसका मैनिफेस्टो जनता को पसंद आएगा और क्या समीकरण इस बार बिहार में बन रहे हैं। तीन खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल आनंद जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भाई अरुण जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई अरुण जी, मैं आपके पास आता हूं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार में बदहाली है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि पिछले 15 सालों में बिल्कुल काम हुआ ही नहीं है बिहार में? ऐसा तो नहीं है? देखिए, इन्होंने जो आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें इन्होंने कहा है कि 19 लाख लोगों को रोजगार दे। आपने भी तो 10 लाख लोगों को बोला है। हम लोगों ने कहा 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार की बात नहीं कहे। तो वो पूछ रहे हैं बजट कहां से लाएंगे आप लोग? और बजट में प्रावधान है, जितना बजट है तो बताइए ना, जनता को यही तो बताना है। वही मैं बतला रहा हूँ, यही तो बताना, यही तो भरोसा देना है अभी आपको। उस बजट में जो प्रावधान है, जो हमारा बजट है, उस बजट के अंतर्गत ही है। और भी टैक्स जो नीतीश कुमार जी ने बंद कर करके रखे हैं, वो सब जीएसटी से जो आ रहा है, वो सब मिलाकर करके पहले भी हमारा 5.5 लाख अरबपति कर्मचारी था पूरे बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार जी ने वो सब कहा किया कि जैसे जैसे रिटायर होते गए उसे उसके खत्म करते गए। और एडहॉक बहाली, कोई के 5,000 पर, किसी को 10,000 पर, किसी को 20,000 पर। और देखिए कि शिक्षा का स्थिति क्या कर दिए नीतीश कुमार जी। शिक्षा विभाग में आपको एक टीचर भी बढ़िया नहीं मिलेगा कि जो पढ़ाई पढ़ा ले। आज शिक्षा विभाग का ये स्थिति है कि कोई सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहता है क्या? कोई नहीं सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहता है, सब प्राइवेट स्कूल में, सबका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? किसको विकास कर रहे हैं? किसका विकास कर रहे हैं? ये जो गरीब का बेटा है, जो अति पिछड़ा का बेटा है, जो दलित का बेटा है, उसको पढ़ाई से रोकने के लिए ये सब का कार्य किया जा रहा है। शिक्षा को चौपट कर दिया जा रहा है। शिक्षा चौपट रहेगा, गरीब का बेटा पढ़ेगा नहीं, गरीब का बेटा आईएएस नहीं बनेगा, गरीब का बेटा आईपीएस नहीं बनेगा। उसको सुधारा जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो उसको सुधारने के लिए ही ये जितने शिक्षक और पुलिस है या और आईएएस आईपीएस तो अभी भी बन रहे हैं भाई अरुण जी, अभी भी। नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि पिछले 15 सालों में बिहार में बिल्कुल शिक्षा का स्तर गिर गया हो। आप इसका मतलब बिहार से नहीं संबंधित रख रहे हैं। आप बिहार का स्थिति जाके कभी कोई स्कूल का जाके मुआयना किया है? कभी आप दिल्ली में जिस प्रकार से आप जाके स्कूल का मुआयना करके दिखाते हैं, आप बिहार का एक आध वो प्राइमरी स्कूल का आप नहीं तो वो तो बोलते ना, जब आप लोगों की सरकार थी तब तो बहुत बुरी स्थिति थी, उसके बाद उनकी सरकार आई, उन्होंने बहुत सुधार किया इसमें। क्या सुधार किया? जो मेरे द्वारा बनाया गया विद्यालय है वही आज भी काम कर रहा है। मेरे द्वारा जो शिक्षक बहाल किया गया है वो आज भी वही शिक्षक पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। नीतीश जी ने जिसे अपॉइंटमेंट किया है, वो नीतीश जी ने जिसे अपॉइंटमेंट किया है, उसका उनके द्वारा बहाल किया गया शिक्षक एक भी काम नहीं कर रहा है। राहुल आनंद जी, चलिए राहुल लाल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल लाल जी, आपको आवाज आ रही मेरी? मैं कहना चाह रहा था कि तो शिक्षा की बात हो गई। ये कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, रोजगार में क्या देंगे ये बताने का न कष्ट कीजिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को हम राहुल लाल जी, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ, आपकी आवाज। हाँ राहुल जी, भाई अरुण जी की बात आपने सुनी होगी। राहुल आनंद जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले बहुत सारी बातें कही हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है राहुल लाल जी, इस बार के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं बिहार में? क्या 2015 का जो चुनाव था उस चुनाव से ये चुनाव कितना अलग होने जा रहा है? क्योंकि परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल रही हैं। विजन डॉक्यूमेंट जो जारी किए गए पार्टियों की तरफ से, उस पर मैं बाद में आऊंगा। देखिए, 2015 के चुनाव से तो बिल्कुल अलग चुनाव है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं ये नहीं मानूंगा कि 1990 से 2005 तक कोई पार्टी रही तो अब भी
हम लोग 2005 के दौर में ही रहे। अगर उस समय उस पार्टी ने सही काम नहीं किया तो जनता ने उसको बाहर निकाला। दूसरी पार्टी अब 15 साल तक ये लोग गठबंधन में काम कर चुके हैं, तो इसलिए इस समय इनके मूल्यांकन का समय है शंकर जी। और जी आप ये यकीन मानिए, मैं बिहार गया हूँ, बिहार की जनता इतनी साफ गोई के साथ इस चुनाव में वो ज्यादा बोल नहीं रहे, लेकिन वही सरकार के एक छोटी छोटी गतिविधियों पर लोग नजर बनाए हुए हैं। देखिए, अरुण जी के कुछ बातों से मैं सहमत हूँ, कुछ से सहमत नहीं हूँ। जैसे कि मान लीजिए शिक्षकों की नियुक्ति की बात है, मैं सहमत हूँ इस चीज से कि उस समय बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई जो गुणवत्ता में काफी ऊपर थे। लेकिन ये जो आप बिहार में हम लोग जानते हैं कि वहां पे परीक्षाओं में नकल की कई सारी तस्वीरें वायरल हुई हैं शंकर जी। आप अगर एग्जामिनेशंस के नंबर के आधार पे आप टीचर बनाएंगे तो शिक्षक आपके गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं बनेंगे। आप शिक्षक अगर ठेके पे शिक्षक बनाएंगे तो वो गुणवत्ता गिरेगी। तो बिहार में चाहे आप देखेंगे, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे वो वहां का निचला एजुकेशन हो, वो सरकारी व्यवस्था बिल्कुल चौपट हुई है, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है जी। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज, इसमें एक सवाल उठता है यहाँ पे कि अब एक तरह से जो डेवलपमेंट, देखिए आप बार बार हम लोग एक सवाल पूछते हैं कि बिहार में विकास किस स्तर पे हुआ है। देखिए, अगर हम लोग इसको 1990, 2005 और 2005-2020 के दौर से तुलना करेंगे तो कालखंड एक समय क्रम में विकास होता है, लेकिन जो विकास हुआ, क्या वो विकास पर्याप्त हुआ? हम लोगों ने देखिए लॉकडाउन के दरमियान में शंकर जी काफी ट्वीट भी किया किस तरह से बिहार के श्रमिक काफी जो है कि वो पलायन करते हुए देखे गए। तो बिहार में पलायन जो 90 के दशक में था, 2000 में था और 2020 के दशक में भी है, वो परिस्थितियां अब भी नहीं बदली हैं। ये कुछ गंभीर मामले हैं कि आखिर रोजी रोटी के लिए बिहार के लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ता है। ये परिस्थितियां, राजनीतिक दल बदल जाते हैं, सरकार बदल जाते हैं, लेकिन ये परिस्थितियां नहीं बदलती हैं। और जो सबसे आश्चर्यजनक चीज हमें लग रहा है, एक आपने विजन डॉक्यूमेंट पर आप बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हमें अभी भी काफी आश्चर्य लग रहा है कि देखिए कोरोना जैसे पैंडेमिक के मामले में टीका को जो फ्री टीका लगेगा उसका ये कोई पार्टी, ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज है। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण का कार्यक्रम पहले से शंकर जी चलता रहा है, और वैसे भी जब कोरोना का मामला आया था तो केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेवारी थी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के नाते केंद्र सरकार ने पूरे देश में उस समय लॉकडाउन लगाया था। तो इस समय केंद्र सरकार ये कैसे कह सकती कि अब अगर किसी वो ऐसे भी जब वो टीका आएगा तो ये कहने की जिम्मेवारी बनती है कि वो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और असम से लेके जो है कि वो अरुणाचल से लेके गुजरात तक हर जगह एक एक व्यक्ति को टीका उपलब्ध कराया जाए। तो ऐसी इस तरह की चीजों को एक तरह से घोषणा पत्र में शामिल करने का ये उद्देश्य जो है कि ये भी हमें समझ में नहीं आया है। लेकिन हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का मामला अगर होता है तो इसमें क्रमिक तौर पर सुधार हुआ है। उस बीच में शुरुआत में जनता ने 3 टर्म इस सरकार को इसलिए दिया भी इन लोगों को। लेकिन अब आप बताइए कि क्या बिल्कुल लोगों को बुनियादी जगहों पर ही फंसा के रखा जाए? क्या बिहार के लोगों में सपने और आकांक्षा देखने की अनुमति नहीं होनी चाहिए? ये कई बड़े मुद्दे हैं और बिहार का युवा और बिहार की जनता इन मुद्दों के आधार पर चुनाव में वोट करने जा रही है शंकर जी। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं राहुल जी कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज है बिहार में? मैं बिहार में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, और बीजेपी के जो प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद है, मैं कहूंगा वो भी जानते हैं कि जदयू के प्रति काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। यही कारण है कि इनको लग रहा है बीजेपी को कि अब यही समय बड़ा भाई बनने का। इन्होंने लोजपा नामक फैक्टर भी चल दिया है बिहार की राजनीति में जी। कि एक तरह से आप इनके सीटों पे तो वो वोट काटेंगे नहीं, लेकिन जदयू के जगह पे वो वोट कटिंग हो, जदयू छोटा हो जाए। और जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना को इन्होंने छोटा भाई बनाया और खुद बड़े भाई बन गए, वही रणनीति इनका यहाँ पे भी चल रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी में नीतीश की जो छवि खराब हुई है उसमें से बीजेपी अपने आप को बड़ा कर ले, ये पूरा प्रयास भी है। भले बीजेपी इसको स्वीकार ना करे, बिल्कुल लेकिन कोई भी आदमी इसको समझ सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल लाल जी, राहुल आनंद जी, भाई अरुण जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।